हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अच्छे होंगे। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे होंगे पूरे पैशन के साथ, ताकि अपकमिंग एनटीए नेट की एग्जामिनेशन में आप सभी सक्सेसफुल हो जाएं। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एज यूजुअल रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो का कंटेंट अच्छा हो, डायरेक्टिक हो, तो प्लीज़ शेयर करें। आपके शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हायर एजुकेशन का है और इसमें मैं आपको एजुकेशन कमीशन कराऊंगा। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने इंडिपेंडेंस से पहले जो भी एजुकेशन कमीशन हमारे भारत में आए थे उन सभी के बारे में मैंने बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट मीन्स 1947 के बाद से जो भी एजुकेशन कमीशंस आए, जितनी भी रिकमेंडेशंस आए हमारे देश में उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा को लेकर के, है ना, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सारे एजुकेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आना तय है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता ही आता है। तो पिछले वीडियो को और इस वीडियो को देख लें, नोट्स बना लें, पॉइंट्स को नोट कर लें, आपको बहुत काम आएगा। पहला कमीशन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है राधाकृष्णन कमीशन। इसकी जो डेट है वो है 1948 टू 1949। ये 1948 से 1949 के बीच में इनकी रिकमेंडेशन आई थी। इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है। इट मीन्स कि आपने बहुत सारे प्रदेशों में अभी भी देखा होगा कि इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज एक साथ चलती है, जहाँ पे 10th के बाद ही बच्चे कॉलेजेस जाने लग जाते हैं। बंगाल में ऐसी व्यवस्था है, आज भी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था है ना। इट मीन्स कि इंटर की पढ़ाई भी कॉलेजेस में होती है और डिग्री की पढ़ाई भी, अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कॉलेजेस में होती है। ठीक है। तो इन्होंने, राधाकृष्णन कमेटी ने यह प्रस्ताव दिया था कि आफ्टर 10th जो हमारा एजुकेशन हो वो कॉलेजेस में हो और यूजीसी का सेटअप हो, और यूजीसी जो है 11th 12th को भी देखे और यूजी पीजी पीएचडी तक की पढ़ाई को देखे। ठीक है। तीसरी बात जो इन्होंने कहा था कि रूरल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट, इन्होंने कहा था कि ग्रामीण स्तर पे भी विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, ताकि जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं, जो फार फेस्ड एरियाज में रहते हैं, ठीक है, जिनको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, उनको भी एजुकेशन की फैसिलिटी मिले। इसलिए जिस तरीके से बैंक को आप देखते हो, ग्रामीण बैंक होता है, आज के दौर में भारत का शायद ही कोई गांव ऐसा बचा होगा जहां पे ग्रामीण बैंक नहीं खुला है। तो सरकार को, राधाकृष्णन कमीशन ने यह प्रस्ताव दिया कि आप विश्वविद्यालयों को भी ग्रामीण क्षेत्र में खोलें, ताकि दूर दराज और भारत का अंतिम से अंतिम जो बच्चा है, अंतिम से अंतिम जो व्यक्ति है, उसको भी उच्च शिक्षा या किसी भी प्रकार की शिक्षा मुहैया कराई जा सके। ठीक है। दूसरा है मुडलियर कमीशन। मुडलियर कमीशन का जो डेट है वो है 1952 से लेकर 1953, 1952 टू 1953 के बीच ये रिकमेंडेशन आई थी। इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन को हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और कई बार एनटीए वाले मुडलियर के जगह या फिर राधाकृष्णन के जगह आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या हायर एजुकेशन कमीशन इस चीज़ का यूज़ करें। तो आपके लिए ये ध्यान देना जरूरी है कि इस किसी भी कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब मुडलियर कमीशन की क्या प्रस्ताव थी कि हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 3 साल का हो, और जो हमारा यूजी है, स्नातक अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, वो 4 साल का हो, बैचलर। इट मीन्स कि 10th 11th और 12th इन 3 कक्षाओं को एक साथ एमलगमेट किया जाए, मिला दिया जाए, और ऑनर्स को जो है 4 साल का कर दिया जाए। जो अभी नई शिक्षा नीति में भी आप देख रहे हो, अब ऑनर्स 4 साल का हो गया है। 3 साल में बैचलर डिग्री मिलेगा, 4 साल में बैचलर विद रिसर्च मिलेगा। ठीक है। तो यूजी को 4 साल करने का जो प्रस्ताव है ये मुडलियर कमीशन ने सुझाया था, दिया था, जिसके तहत आज आप नई शिक्षा नीति में देख रहे हो ये चीज़ अब सच होने जा रही है 2020 के बाद, यानी कि इसी सत्र से, 2021 से। ठीक है। और इन्होंने कहा था कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए। ठीक है। मल्टीपर्पज स्कूल्स खुलने चाहिए। इट मीन्स कि एक ऐसा विद्यालय जहाँ पे सिर्फ शिक्षा ही ना दी जाए, बल्कि अगर कोई बच्चा डांस में अच्छा है, आर्ट्स में अच्छा है, कल्चर सोसाइटी है ना, डिबेट, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज़ में अच्छा है, तो वहाँ पे मल्टीपर्पस स्कूल्स, इट मीन्स कि इस एक स्कूल में बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके, और बच्चा जो स्टूडेंट है उनको जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, इंथुजियाज्म है, वो उस चीज़ को वहाँ पे कर सके। और आज आप देखते होंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलने लग गए देश में, है ना। आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी संस्कृति विश्वविद्यालय, है ना। तो ये जो पूरा कंसेप्ट आप देख रहे हो, ये सभी इन्हीं कमीशंस के आधार पर रिकमेंड करा जाता है, और सरकार टाइम टू टाइम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है।
अब तीसरा जो कमीशन है ये है कोठारी कमीशन। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन माना जाता है। इससे क्वेश्चन तो हर बार रहता है, तो आप इसको ध्यान से समझें। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 से 1966 के बीच इनकी प्रस्तावना आई थी, इनका रिकमेंडेशन हमारे पास आया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो इसको जो और एक नाम से जाना जाता है वो है एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस चीज को ध्यान रखें, कोठारी कमीशन को एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात कि इन्होंने कहा था कि 3 साल की डिग्री और 4 साल का ऑनर्स, ठीक है, जो अभी एनईपी में भी आपने देखा होगा कि इट मीन्स कि 3 साल अगर बच्चा पढ़ाई करता है यूजी का तो उनको जो है डिग्री दीजिए और 4 साल का ऑनर्स होना चाहिए। इट मीन्स कि ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दीजिए और मास्टर्स को, पीजी को 1 साल का कर दीजिए। अब वो हो भी रहा है ना, 2021 के सत्र में वो आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया। तीसरी जो बहुत बड़ी बात इन्होंने करी थी वो क्या था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईईएस, इंडियन एजुकेशन सर्विस। जैसे हमारे देश में आईएएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, है ना, तमाम तरह के अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक विभाग में, रेलवे में होते हैं, कर विभाग के अधिकारी होते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि आईईएस, इंडियन एजुकेशन सर्विस, इट मीन्स कि यूपीएससी जो एग्जाम कराती है उसमें से एक ऐसा शिक्षा का भी तो जो है आयोग होना चाहिए, जहाँ पे जो है यूपीएससी के थ्रू कुछ ऐसे इट मीन्स कि अधिकारी हों जो आईईएस बनकर जाएं, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए काम करें। अभी तो ऐसा नहीं होता है। अभी तक क्या होता है कि जो आईएएस होते हैं यूपीएससी के थ्रू जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको ही बना दिया जाता है, सेक्रेटरी और चेयरमैन तक उन्हीं को बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर भी बहुत बड़ा विरोध है। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा विरोध इसलिए क्योंकि प्रोफेसर्स अपने आप में कंप्लीट होते हैं, प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो जो भी कमीशन बनेगी उसमें तो प्रोफेसर, एडुकेशनिस्ट, एक्सपर्ट्स होने चाहिए ना, उसमें आईएएस की क्या जरूरत है? इट मीन्स जरूरत है, लेकिन प्रोफेसर्स भी तो एडुकेशन पे सबसे ज़्यादा अच्छा सुझाव, सलाह कौन दे सकते हैं? प्रोफेसर्स दे सकते हैं, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, है ना। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊं कि अब जो यूजीसी है वो डिसॉल्व होने जा रहा है। यूजीसी अब का नाम अब आप नहीं सुनोगे, इसका नाम बदल के हो जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, HEI। इट मीन्स भारत का उच्च शिक्षा आयोग ये अब बनने जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत, है ना। और इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होंगे, एडुकेशनिस्ट होंगे, ठीक है, एक्सपर्ट्स होंगे किसी विषय के। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि शिक्षा से संबंधित विषय है, तो शिक्षा विधि तो ज़्यादा अच्छा उसमें सुझाव और सलाह दे सकते हैं। उसमें आईएएस से ज़्यादा अच्छा सलाह मेरे हिसाब से भी प्रोफेसर दे सकते हैं। तो अब इस पर सरकार बहुत ज़्यादा चिंता करी है और आईएएस का फॉर्मेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन अब भारत में होने जा रहा है। ठीक है, चौथी बात जो कोठारी कमीशन ने सुझाया था वो था कि हमारा जो टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल जो इनकम है, किसी भी देश का एक टोटल इनकम होता है जिसको आप जीडीपी भी कह सकते हो, तो उस जीडीपी का कम से कम 6% जो हिस्सा है वो एजुकेशन पे सीधा सीधा खर्च होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का भी एक खर्च होता होगा, उसी तरीके से भारत बड़ा है ना, तो भारत का भी तो एक बजट है ना, तो उस बजट का 6% हिस्सा शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद हैं जिनका कहना है कि ये कम से कम 15 से 20% होना चाहिए, और सही बात भी है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिस देश में एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं होगा, वो देश कैसे विकास करेगा? एजुकेशन तो बिल्कुल रूट है, वहीं से सारी चीज़ें निकलती है। अगर आप एडुकेटेड हो तो आप सिविलाइज्ड भी होगे, आप एम्प्लॉयमेंट भी खुद से जनरेट कर पाओगे, है ना, आपके पास तमाम तरह के फ्रीडम्स होंगे, राइट्स को आप जान पाओगे, अवेयरनेस आएगी। ठीक है, ये सभी एडुकेशन है, एडुकेशन मेन है और इसी से सारी चीज़ें निकलती है। तो सरकार को तो सबसे ज़्यादा बजट अगर खर्च करना चाहिए तो वो शिक्षा पे करना चाहिए, हालांकि होता है इसका उल्टा है। अब मान लीजिए कि कोठारी कमीशन 1964 से लेकर 66 1966 तक के बीच का इनका प्रस्ताव है, और आज 2021 में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अभी भी हमारे जीडीपी का 6% जो हिस्सा है वो शिक्षा पे खर्च नहीं होता है। आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। आज भी करीब करीब 4%, हार्डली 4% जो हमारे जीडीपी का है वो शिक्षा के ऊपर खर्च हो पा रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में शिक्षा की स्थिति जो है बहुत ही दूभर है, और खासकर अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, इसलिए कोठारी कमीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके रिकमेंडेशन को एनईपी में भी जगह दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चौथा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
अभी भी नहीं, एक आई है 2020 NEP 2020, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इसी तरीके से इससे पहले 2 शिक्षा नीति और आ चुकी है, एक 1968 में और एक 1986 में, 2 आ चुकी हैं। इसको ध्यान रखिएगा डेट्स को, एक 1968 और एक 1986 में, ठीक है। अब इस शिक्षा नीति में जब ये 1968 में पहली बार आई थी तो इसमें कहा गया था कि डिस्टेंस एजुकेशन मोड को बढ़ावा दिया जाए। इट मीन्स सभी के लिए ये संभव नहीं है। अच्छा, उस समय महिलाओं को भी शिक्षा का, बहुत सारे परिवार ऐसे होते थे जो शिक्षा के लिए नहीं भेजते थे, तो डिस्टेंस एजुकेशन मोड को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई कि घर से भी रहकर बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहे किसी भी उम्र के हों वो पढ़ सकें, ठीक है। तो उसी के आधार पे इग्नू है ना, और भी बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुए इंडिया के अंदर, आप सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा था कि इट मीन्स कि जो हमारा 6% GDP का है, इसमें भी बात करी गई कि 6% जो हमारा नेशनल इनकम का है उसको सीधा सीधा शिक्षा पे खर्च करा जाए, जो आज तक संभव नहीं हो पाया है। और दूसरी बात यह भी कही गई कि GDP का 6% हिस्सा शिक्षा के ऊपर तभी खर्च करा जा पाएगा जब यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स, स्किल मतलब कौशल हो, वर्कफोर्स ऐसे हो हमारे पास जो कि बिल्कुल स्किल्ड हो, है ना। तो उसके लिए ट्रेनिंग की बात करी गई कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। पहले BEd MAd या फिर नेट करके कुछ भी नहीं था, है ना। लोग ऐसे ही 12th UG करके स्कूल्स में, MA करके कॉलेज में पढ़ाते थे 2000 तक, या जब तक नेट नहीं हुआ था, BEd MAd भी नहीं था हमारे पास। अब देखिए BEd MAd कितने तरह का ट्रेनिंग आ गया, प्रशिक्षण आ गया। स्कूल्स में पढ़ाना है तो BEd करिए तभी पढ़ा पाइएगा, कॉलेजेस में पढ़ाना है तो नेट करिए, PhD करिए। तो ये सभी एक प्रशिक्षण को जोड़ा गया कि जब तक आप ट्रेंड नहीं होंगे तब तक आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी है। इसके बाद नेक्स्ट जो कमीशन है हमारा, नेक्स्ट जो कमेटी है वो है गन्नाम कमेटी, ठीक है। ये आई थी 1993 में। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि यूनिवर्सिटीज़ के पास या किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो अपने लिए कुछ सोच पाए, अपने लिए कर पाए, एक्सीलेंस का काम कर पाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है, स्वायत्तता। इट मीन्स कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को, कई सारे फिनेंशियल मैटर्स पे भी अपने डिसीजन खुद से ले पाए, उनको बात बात में UGC से जाके नहीं पूछना पड़े, है ना, शिक्षा मंत्रालय से, MHRD से या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री से जाके सलाह मशविरा ना करना पड़े, उनके डिसीजन का वेट ना करना पड़े। इसको कहते हैं ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, बहुत सारे आपने देखे होंगे हमारे देश के अंदर हैं। तो गन्नाम कमेटी ने ही ये प्रस्ताव दिया था, रखा था कि यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कॉलेजेस जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, तो इन संस्थाओं को आप ऑटोनॉमिटी दीजिए ताकि ये और जो है अच्छा कर पाएं, कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएं। और उसी के आधार पे नई शिक्षा नीति में तो अब कह दिया गया है कि अब सभी विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉमिटी मिलेगी। जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे IITs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो ऑलरेडी ऑटोनॉमस हैं। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन लोगों को कम से कम 15 साल का समय दिया जाएगा। उन 15 साल में उनके परफॉर्मेंस को जो है मेज़र किया जाएगा और उस आधार पे उनको टाइम टू टाइम पे जो जैसा परफॉर्म करेगा उस आधार पे उनको ऑटोनॉमिटी मिलेगी, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हुई हैं, तो गन्नाम कमेटी ने ये कहा था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हमारे पास एक हायर एजुकेशन का नेशनल कमीशन होना चाहिए, है ना, एक शिक्षा का आयोग होना चाहिए, उच्च शिक्षा में खास करके, ठीक है। तो उसकी भी गठन अब हो रही है, भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बता दिया कि UGC अब डिसॉल्व होगा और HEI वर्क करेगा, ठीक है। तो ये गन्नाम कमेटी था। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास कमेटी है वो है सैम पित्रोदा कमेटी। ये 2007 में आई थी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ की संख्या है उसको 2015 तक कम से कम 1500 करी जाए। हालांकि बड़ी दुख की बात है कि 2021 में भी अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी हमारे देश में सभी कुल मिलाकर करीब 967 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काम कर रहे हैं। उसमें प्राइवेट, डीम्ड, सेंट्रल, सभी स्टेट, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने ऐड कर दिया तो करीब 967। तो अभी सोचिए, अभी भी 1500 बहुत दूर है, 2021 हो गया और सैम पित्रोदा जी ने 2015 तक ही कहा था इस टारगेट को पूरा करने के लिए। और अगर 1500 की बात करें तो अभी की स्थिति से कम 5, 7 या 10 साल भी लग जाएगा तो 1500 होगा। तो बड़ी ही धीमी गति से हमारे यहाँ शिक्षा का ग्रोथ हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है। हमें अवेयर होना होगा इस चीज़ के लिए, सरकार को जगाना भी होगा, ठीक है, ताकि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की संख्या ज़्यादा होगी। अब आज के टाइम में आप देखते होंगे, एक उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी,
मैंने उस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, जाना, तो मुझे पता लगा कि उस अकेले यूनिवर्सिटी से कम 500 से 600 कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं या कंस्टिट्यूएंट हैं। अब आप सोचिए, एक विश्वविद्यालय से 600 कॉलेज एफिलिएशन रखता है या कंस्टिट्यूएंट यूनिट है उस यूनिवर्सिटी का। सोचिए कितना टफ होता होगा उस यूनिवर्सिटी में काम कर पाना या उन 600 विश्वविद्यालयों को ऑपरेट कर पाना। तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि वो ऑपरेशन उसका अच्छे से हो सके। अब एक यूनिवर्सिटी में 600 कॉलेजेस हैं। अब आप सोचिए कि कितना टफ होता होगा उसके लिए मॉनिटर कर पाना, रेगुलेट कर पाना। ठीक है, तो ये इसलिए सैम पित्रोदा जी ने ये प्रस्ताव दिया था, जिसपे अब काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसकी गति और तेज आने वाले दिनों में होगी। ठीक है, इसके बाद एक यशपाल कमेटी है जो कि हमारा आया है 2009 में। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, मॉनिटरी बॉडीज़ हैं, सभी को स्क्रैप किया जाए, सभी को जो है एक में मिला करके एक बॉडी बनाया जाए जिसका नाम होगा CHER, चीयर। इट मीन्स कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, CHER। ठीक है जी। इट मीन्स इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी बॉडीज़ हैं जो भी उच्च शिक्षा या किसी भी प्रकार के शिक्षा को देखते हैं, उन सबको एक में मिला करके या उन सबको ख़त्म करिए और एक 7 मेंबर्स का एक बॉडी बनाइए, कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ताकि वो एक आयोग का काम कर सके, है ना। जैसे महिला आयोग हमारे देश में है ना, उसका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। ठीक है, जो कि पूरे देश में उससे संबंधित विषयों को देखता है। तो शिक्षा से भी संबंधित तो आयोग होना चाहिए ना। अब हमारे देश में शिक्षा का कोई आयोग ही नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक अच्छा शिक्षा आयोग होना चाहिए। हालांकि UGC है, बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन इसको अपडेट किया जाएगा नई शिक्षा नीति में, इसके लिए बात भी की गई है, तो एक अच्छी बात है। यशपाल कमेटी ने भी ये बात कहा कि एक शिक्षा आयोग बनना चाहिए जिसमें रिसर्च को भी फोकस किया जाए, है ना, शोध को, और इसमें 7 मेंबर्स हों जो कि पूरे देश में विभिन्न तरह के शिक्षा के समस्याओं को सुलझा सकें। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ पे बर्डन है कुछ, जैसे मैंने भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात की, इसके अलावा आप भी जिस राज्य में होंगे, ये आप गूगल पे सर्च करिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिससे मोर देन 200-300 कॉलेजेस एफिलिएटेड है। अब सोचिए उनके लिए कितना टफ होता होगा। एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग 50 बहुत हो गए, या 20-30-50, मतलब 20 to 50 कॉलेजेस का एफिलिएशन मोर देन एनफ होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी का, ताकि उनका काम, उनका जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो सके। एक कॉलेजेस के अंदर ही इतना काम होता है। अब आप सोचिए कि 600 कॉलेज है ना, तो 600 कॉलेज का काम आप समझ रहे हो। एक कॉलेज में कम से कम 5000 बच्चे होते हैं। अब 600 कॉलेज में जोड़ लीजिए कितने बच्चे हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, और यूनिवर्सिटी एक है, तो कितनी मुश्किल होती होगी, है ना। एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी की संख्या आप बढ़ाइए ताकि कॉलेजेस अच्छे से काम कर सकें, एग्जाम टाइम से हो सके, रिजल्ट टाइम से आ सके, एनरोलमेंट टाइम से हो सके, फेलोशिप टाइम से आ सके। बहुत सारी समस्याएं हैं, इन सभी का समाधान हो सके। ठीक है, इसके बाद एक और है जो अभी रिसेंट में आया है, KB पनवर कमेटी। ठीक है, ये 2018 की कमेटी है जिसमें हायर एजुकेशन को PPP, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जोड़ने की बात करी गई है, और उसका रिजल्ट नई शिक्षा नीति में भी दिख रहा है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिसको गवर्नमेंट फंड करती है, तो पनवर कमेटी ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इट मीन्स जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि कोई विश्वविद्यालय है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है बिहार का। अभी खबर आई है कि इंडियन ऑयल को उसके साथ जो है PPP बेसिस पे वो काम करेगा। इट मीन्स कि इंडियन ऑयल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो है जॉब देगा, उसके बदले वो यूनिवर्सिटी जो है उनका प्रचार प्रसार करेगी, है ना, या फिर